हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन वीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे प्रिज्म चैप्टर का पार्ट 3। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा प्रिज्म का तीसरा पार्ट है। इससे 2 लेक्चर हम प्रिज्म के ले लिए हैं, वह वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। फिर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से प्रिज्म कवर हो सके। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और साथ ही इस वीडियो को अपने प्यारे भाई और बहनों में और जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए ताकि सबके लिए यह फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए कॉपी पेन लेकर तैयार होइए ताकि हम क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। और हेडिंग लगाइएगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। आज हम जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। इससे पहले हम प्रिज्म के 2 लेक्चर लिए हैं, जैसा कि अभी बताया है। उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बता दी थी, इसके इस चैप्टर में क्या क्या थी। जैसे प्रिज्म क्या है, प्रिज्म द्वारा विचलन कोण क्या होता है, विचलन क्या होता है, फिर से प्रिज्म का और भी जितने फैक्ट थे सब बता दिए हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकीर्णन कि प्रकीर्णन क्या होता है। और हेडिंग लगाइएगा जल्दी से जल्द ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। समझिएगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश किरण सूर्य से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ, धूल, वायु के कण, जलवाष्प, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। वह क्या करता है, देखिएगा, जैसे ये देखिए, ये सारे कण हैं, प्रकाश यहाँ से आ रही है, ये हमारे वायुमंडल में कण हैं। तो ये जितने भी कण होते हैं प्रकाश किरणों को, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और दूसरे दिशा में बिखेर देते हैं। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। जब सूर्य से प्रकाश निकलकर वायुमंडल से होकर गुजरती है तो आप लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल, मिट्टी, कण यानी कि विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। ये अशुद्धियाँ प्रकाश किरणों को अवशोषित करती हैं और दूसरे दिशाओं में बिखेर देती हैं। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में जितने भी कण होते हैं, जब प्रकाश की किरण इन कणों से टकराती है तो यह कण कंपन करने लगते हैं, दोलन करने लगते हैं और इनसे जो ऊर्जा लिए रहते हैं वो दूसरे दिशा में उत्सर्जन कर देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन से संबंधित एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना नियम दिया था, उसको हम बता दे रहे हैं। रेले का प्रकीर्णन नियम, प्रकीर्णन नियम, रेले का प्रकीर्णन नियम। देखिए, रेले एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रकीर्णन का बहुत डिटेल में गहन अध्ययन किया और प्रकीर्णन से संबंधित कुछ नियम दिए थे जिन्हें रेले का प्रकीर्णन नियम कहते हैं। इन्होंने क्या बताया था कि देखिए, प्रकीर्णन तो होता है लेकिन प्रकीर्णन में जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, जबकि प्रकीर्णक का आकार तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समझिएगा, देखिए, प्रकाश के ये सारे कण हैं, विभिन्न कण हैं, प्रकाश को इस प्रकार से अवशोषित करते हैं और दूसरे दिशाओं में बिखेर देते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई है तो इधर बिखेर दिया, यहाँ पर है तो कोई ऐसे बिखेर दिया, यहाँ पर ऐसे प्रकाश सभी दिशाओं में बिखेर दिया जाता है। तो देखिए, जब कणों द्वारा प्रकाश को बिखेरा जाता है तो इस प्रकाश को बोलते हैं प्रकीर्णित प्रकाश। प्रकीर्णित प्रकाश, प्रकीर्णित प्रकाश। और इन कणों को प्रकीर्णक बोलते हैं, प्रकीर्णक। इन्होंने बताया था, रेले ने, कि आपतित प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकीर्णित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसको हम लिख दे रहे हैं, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंग
दैर्ध्य पर निर्भर करती है। प्रकीर्णित प्रकाश यानी कि यहाँ से जो प्रकाश किरणें जा रही हैं, और प्रकीर्णक तो आप जानते हैं कि इन कणों को प्रकीर्णक बोलते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है, यानी कि एक इफेक्ट करेगा तो दूसरे पर भी इफेक्ट होगा। यानी तरंगदैर्ध्य बदलेगा तो तीव्रता बदलेगी, या फिर तीव्रता बदलेगा तो तरंगदैर्ध्य बदलेगा। कहने का मतलब यही है कि दोनों एक दूसरे के मतलब एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। और इसके संबंध में एक नियम दिया, I बराबर 1/λ/4। लैम्डा यहाँ पर तरंगदैर्ध्य है, I हमारा तीव्रता है, इंटेंसिटी लिख दे रहे हैं। I बराबर तीव्रता, और लैम्डा को तरंगदैर्ध्य से डिनोट करते हैं, तरंगदैर्ध्य। यह जो नियम है यही रेले का नियम कहलाता है। I बराबर 1/λ/4। इस नियम को हम कैसे लिखेंगे? किसी प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए यहाँ पर 4 घात है। प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती है। यह नियम रेले साहब ने दिया था, उसको भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता लिख लीजिएगा यहाँ पर आगे, प्रकीर्णित प्रकाश, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी विपरीत होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बशर्ते कि अभी बताएं कि जो प्रकीर्णक का आकार होता है वह आपतित प्रकाश की मतलब प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से छोटा होना चाहिए। बशर्ते कि प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से छोटा होना चाहिए। प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, समझिएगा। देखिए, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में आप लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। ये अशुद्धियाँ प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और दूसरे दिशाओं में प्रकाश किरणों को बिखेर देती हैं। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। आगे चलकर एक साइंटिस्ट हैं रेले, जिन्होंने अपना प्रकीर्णन से संबंधित एक नियम दिया था जिसे रेले का प्रकीर्णन नियम कहते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अथवा प्रकीर्णित प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है उसके तीव्रता पर निर्भर करती है। फिर उन्होंने बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि प्रकीर्णक का आकार यानी इन कणों का आकार प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से छोटा होना चाहिए। यह नियम रेले साहब ने दिया था। इनका नियम यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे इतना।
इस नियम को हम बता देते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए आई व्युत्क्रमानुपाती है लैम्डा पर घात 4। देखिए यहाँ पर लैम्डा पर घात 4, यानी कि तरंग दैर्ध्य जितना छोटा होगा उस प्रकाश की तीव्रता उतनी बड़ी होगी। इसका मतलब यही है, मतलब तरंग दैर्ध्य यदि कम हो, यहाँ पर समझिएगा, देखिए लैम्डा पर घात 4 है और 4 है, यानी कि इसको मान लीजिए यह जितना छोटा हो जाएगा, मतलब लैम्डा का मान बड़ा रखेंगे, जितना बड़ा रखेंगे वह उतना ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक के विपरीत है, यह विपरीत है। ऐसे समझिएगा। हाँ रुकिए, देखिए 1/2, 1/3, 1/4, इसको हम क्या कहेंगे, इसमें से कौन बड़ा है समझिएगा। देखिए 1/2 50% है, 1/3 33%, 1/4 25% है, यानी कि 1/2 यानी कि 50% बड़ा है 1/3 से, जो कि 33% है, 1/4 25% है। देखिए यहाँ पर छोटा है, एक तो सभी कॉमन है, यहाँ पर छोटा अंक है इसलिए यह बड़ा है, थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा है तो मतलब वह छोटा हो गया। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, जैसे संख्या बढ़ रही है वो वैसे वैसे कम हो रहा है, यानी कि यह तरंग दैर्ध्य है। और लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, यहाँ पर लाल रंग रखेंगे, यानी कि सबसे अधिक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, उसको रखेंगे तो उसकी तीव्रता सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि कह सकते हैं कि लाल रंग का तीव्रता सबसे कम, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का रखेंगे तो सबसे अधिक तीव्रता बैंगनी रंग की हो जाएगी। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। जैसे मान लीजिए लाल है, लाल का कितना होता है 7800 से लेकर 6400 एंगस्ट्रॉम। यदि इसमें से रखेंगे और देख रहे हैं कि जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उसका मान कम होते जा रहा है, लाल रंग के रखेंगे, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम सबसे अधिक होता है, रखेंगे तो तीव्रता उसकी सबसे कम हो जाएगी। इस फार्मूले को आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि यह 10 में यह फार्मूला नहीं बताया गया है और ना ही यह रेले का प्रकीर्णन नियम है, केवल उसमें प्रकाश द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन की परिभाषा दे दी गई है, और उसके बाद प्रकीर्णन से संबंधित कुछ मतलब हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली हैं उनको बताया गया है। जैसे कि प्रकाश का मतलब समुद्र अथवा आसमान का नीला दिखना, सूर्यास्त के समय और सूर्य उदय के समय सूर्य का लाल दिखना, बादल का श्वेत दिखना। फिर से बताया गया है कि जो खतरे की सिग्नल होता है वो लाल क्यों बनाया जाता है। यही सारी घटनाएं बताया गया है जो कि हम बारी बारी से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप जाकर टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करिएगा इंडियन वीआरडी क्लासेस और ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हेडिंग लगाइएगा समुद्र अथवा आसमान का नीला दिखना। समुद्र अथवा आसमान का नीला दिखना, नीला दिखना। कि आखिर में आसमान नीला क्यों दिखता है, पीला क्यों नहीं दिखता।
समझिएगा। देखिए, जब सूर्य से श्वेत प्रकाश किरणें आती हैं तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में मुख्य रूप से 7 रंगें होती हैं। उन सभी प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है, जामुनी का होता है और नीले रंग का। यानी कि इन तीनों रंगों का, आप लोग जानते हैं कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होती हैं, उसको हम लिख दे रहे हैं। VIBGYOR। आर से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो सभी प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन होता है, लेकिन इन चारों को, ऊपर के ये 4 रंग जो हैं, इनका प्रकीर्णन इन तीनों रंगों के प्रकीर्णन से कम होता है। यानी कि इन तीनों का प्रकीर्णन इन चारों के प्रकीर्णन से कहीं गुना अधिक होता है। और आप लोग जानते होंगे कि बैंगनी, इंडिगो और ब्लू और वायलेट में इन तीनों रंगों में सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लू रंग सूर्य के श्वेत प्रकाश में है। कहने का मतलब यह है कि बैंगनी और जामुनी रंग की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लू रंग है। इन सभी प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन होता है, लेकिन इनका कम होता है और इनका अधिक। ये आते आते समाप्त हो जाते हैं। और इन तीनों में तुलना करेंगे तो बैंगनी रंग, जामुनी रंग, नीले रंग का प्रकीर्णन में ब्लू रंग का प्रकीर्णन इन दोनों रंगों से कहीं गुना यानी 10 गुना अधिक होता है। इसलिए प्रकीर्णन तो होता है, लेकिन हमारी आँखों तक पहुँचते पहुँचते सारे किरणों का मतलब प्रभाव समाप्त हो जाता है और केवल ब्लू रंग ही हमारी आँखों में प्रवेश करता है, जिस कारण से हमें आकाश नीला दिखाई देता है, या फिर समुद्र का जो जल होता है वह भी नीला दिखाई देता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तो सभी प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन तो होता है, लेकिन ब्लू, इंडिगो और वायलेट तीनों का प्रकीर्णन ऊपर के मतलब इन चारों प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन से कहीं गुना अधिक होता है। इनका मतलब प्रकीर्णन कम होता है। और तो कम होता है तो इनको तो छोड़ ही दीजिए। इन तीनों का यदि हम लेते हैं तो इन तीनों के प्रकीर्णन में सबसे ज़्यादा ब्लू का प्रकीर्णन होता है। इनका भी प्रकीर्णन होता है, लेकिन ब्लू रंग और इंडिगो और ब्लू और वायलेट इन तीनों की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लू रंग है सूर्य के श्वेत प्रकाश में। इसलिए इन दोनों का प्रभाव कम हो जाता है और ब्लू ही प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिस कारण से समुद्र नीला दिखाई देता है या समुद्र का जल नीला दिखाई देता है और आसमान नीला दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट शेड्यूल लिखिएगा कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, अथवा सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, लाल दिखना। देखिए, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो आप लोग जानते हैं कि सभी प्रकाश किरणों का थोड़ा बहुत प्रकीर्णन होता है, लेकिन सबसे अधिक ब्लू, इंडिगो और वायलेट इन तीनों का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन इन तीनों का सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जैसा कि अभी फार्मूले में हम रख कर बताए हैं कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है और उसको रखते हैं तो उसका तीव्रता कम हो जाती है। तीव्रता कम होने से उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से यह प्रकाश किरण जब आती हैं तो मतलब पूरी तरीके से अभी हमारी आंखों में प्रवेश नहीं करती हैं, बीच रास्ते में ही समाप्त हो जाती हैं
और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, इसलिए यह हमारी आँखों में इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वो हमारी आँखों में प्रवेश करती हैं, जिस कारण से सूर्योदय के समय अथवा सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। और समझिएगा कि दोपहर में क्यों सूर्य श्वेत कलर का दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए सूर्य सुबह के टाइम क्या होता है कि प्रकाश, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य होगा और यहाँ पर पृथ्वी है, तो सुबह के समय जो कि सूर्य को काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करके वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए जो प्रकीर्णन होता है इन प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक या फिर हमारी आंखों तक पहुंचने में ये सभी समाप्त हो जाती हैं, केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है, जिस कारण से सूर्य लाल दिखाई देता है। दोपहर के टाइम में सूर्य के प्रकाश को काफ़ी कम दूरी तय करनी पड़ती है और लगभग सभी प्रकाश किरणें पृथ्वी पर एक साथ एक समान चाल से पहुंच जाते हैं और सभी किरणों के प्रभाव में सूर्य श्वेत दिखाई देने लगता है। और फिर वही घटना होती है कि जब सूर्य शाम के समय, संध्या के समय जब यहाँ पर रहेगा, मतलब पश्चिम ओर, तो फिर उसे काफ़ी दूर वायुमंडल से होकर काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण से इनका जो प्रकीर्णन होता है काफ़ी अधिक होता है, लेकिन ये काफ़ी अधिक होने के कारण समाप्त हो जाते हैं और अंत में सूर्य का जो लाल प्रकाश है हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिस कारण से शाम के समय में भी सूर्य लाल दिखाई देने लगता है। एक समय नोटिस किया होगा कि जब सूर्य भोर में, मतलब भोर में ही या फिर शाम के समय में भी सूर्य गायब हो जाता है लेकिन प्रकाश दिखाई देने लगती है। आप सुबह अनुभव किए होंगे, जैसे सोकर उठिएगा और ध्यान दीजिएगा 4 बजे या 5 बजे के टाइम में, तो सूर्य अभी निकला ही नहीं रहता है लेकिन आसमान में प्रकाश दिखाई देने लगता है, या फिर शाम के समय में जब सूरज डूब जाता है तब भी मतलब प्रकाश दिखाई देने लगता है। उस प्रकाश को संध्या प्रकाश बोलते हैं, संध्या प्रकाश, संध्या प्रकाश। कि सूर्य की अनुपस्थिति में, यानी कि सूर्य रहे ना फिर भी प्रकाश दिखाई देता है, आसमान में उजाला रहता है, उसको संध्या प्रकाश बोलते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा कि खतरे की घंटी लाल क्यों बनाई जाती है। खतरे की घंटी लाल क्यों बनाई जाती है। समझिएगा, आप लोगों ने देखा होगा स्टेशन के पास कि जो खतरे की घंटी होती है हमेशा लाल बनाई जाती है। लाल बनाने का यही कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिस कारण से वह सबसे दूरी, मतलब काफ़ी दूर से दिखाई देने लगती है, जिस कारण से मतलब सभी मनुष्य को दिख जाता है और उसको आसानी करने के लिए, मतलब आसानी से दिखने के लिए खतरे की घंटी लाल बनाई जाती है। लाल बनाने का यही कारण है कि प्रकीर्णन कम होता है, काफ़ी दूर से दिख जाती है, इसी कारण से घंटी लाल बनाई जाती है। या फिर आपने अनुभव किया होगा कि 8-10 कलर रख दीजिए काफ़ी दूर पर, लेकिन आपको अनुभव करेंगे कि सबसे पहले आपको लाल रंग ही दिखाई देगा। इसलिए इस तरीके से भी जान सकते हैं कि 7-8 कलर रखिए और सबसे पहले आपका नज़र लाल रंग पर ही जाता है, अनुभव किया होगा। इस तरीके से हमारा 3 टॉपिक समाप्त होगा। एक टॉपिक और उसको बता दे रहा हूँ, बादल श्वेत क्यों दिखते हैं। बारिश में बादल श्वेत क्यों दिखते हैं, समझिएगा। देखिए, अभी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रकीर्णक का आकार होता है, प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तीव्रता से तरंगदैर्घ्य से उसका आकार छोटा होना चाहिए। प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से प्रकीर्णक का आकार छोटा होना चाहिए। अभी हम बताए थे।
तो देखिएगा, जब बारिश की मतलब बारिश का समय होता है, बारिश आती है तो उनका जो बूंद होता है, उनका जो आकार होता है इस प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से काफ़ी गुना बड़ा होता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, प्रकीर्णन के लिए क्या होता है कि जो प्रकीर्णक का आकार होता है वह प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से छोटा होना चाहिए, लेकिन बादल के समय में मतलब बारिश के समय में जो बारिश की बूंदें होती है उनका आकार इन प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से काफ़ी बड़ा होता है, जिस कारण से उस प्रकाश की तीव्रता पर कोई असर नहीं पड़ता। और आप लोगों ने यहाँ पर अनुभव किया होगा कि I बराबर 1/λ4। अभी हम नियम बताए थे कि जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य उसके आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। और इस समय समझिएगा, जब प्रकीर्णक का आकार काफ़ी बड़ा होता है तो इस तीव्रता पर इसकी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह जो प्रकाश आती है उसकी तरंगदैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और लगभग सभी प्रकाश किरणें एक समान पृथ्वी पर आती हैं। और सभी प्रकाश किरणों को आने से उनके प्रभाव में, यानी कि सभी प्रकाश के प्रभाव में जो प्रकाश की किरण होती है वह श्वेत दिखाई देती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए यह कोई आयत है, यहाँ से प्रकाश किरणों को आप भेजेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाती हैं, और सभी किरणों के प्रभाव में यहाँ से जो निकलने वाली निर्गत किरण होगी वह श्वेत दिखाई देगी। और इसी किरण को जैसे मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से भेजिए, यहाँ से निकाल दीजिए तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी और यह प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगेगा। लेकिन यहीं से प्रकाश किरणों को भेजिए और यहाँ से निकाल दीजिए, यानी कि यह सभी समांतर दिशा में जाएंगी, और समांतर दिशा यानी कि सभी प्रकाश किरणें एक समान वेग से गुजरेंगी, और सभी प्रकाश किरणों के प्रभाव में सूर्य का प्रकाश श्वेत दिखाई देने लगता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। इस तरीके से प्रिज्म का सारा टॉपिक समाप्त हो गया, और इसके बाद हम एक लेक्चर और लेंगे, 1 से 2 लेक्चर, जिसमें प्रिज्म के सारे अच्छे न्यूमेरिकल आपको करा देंगे। इस वीडियो को आप जहाँ तक हो सके आप लोग शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।